हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। दो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर की चर्चा शुरू करनी है डिवेंचर के मेरिट्स और लिमिटेशन के साथ। सर, आज का टॉपिक ना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी डिवेंचर में ये वाला जो लेक्चर होता है ना, जहाँ फोर्थ फिफ्थ मेरिट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। और ये मेरिट समझ यहाँ पर आएगी ना, चार पांच जगह पे रिपीट होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। चलो खैर समझते हैं। सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, चलो थर्ड मेरिट का ही डिस्कशन करते हैं। ऑल्दो ये कोई मेरिट नहीं है, ये डी मेरिट है, और डी मेरिट में भी सेम पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता था इशू ऑफ डिवेंचर इज सुटेबल इन अ सिचुएशन व्हेन सेल्स एंड द अर्निंग्स आर रिलेटिवली स्टेबल। कहता है डिवेंचर इशू करना तभी अच्छा है जब आपकी सेल्स और प्रॉफिट्स, अर्निंग का मतलब कुछ और नहीं, प्रॉफिट्स है, स्टेबल हो चुके हो। ऐसा क्यों कह रहा है ये भी समझो बेटा। मान लो कंपनी ने ना फर्स्ट ईयर में आज सेल्स करी, सामने देखो जी, 10 लाख रुपए, और कंपनी का ना प्रॉफिट मार्जिन है 10%, यानी कि प्रॉफिट कितना कमाया, 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है। सिर्फ फर्स्ट ईयर की सेल्स देखी, सिर्फ फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट देखे और कूद पड़े डिवेंचर लेने, और पैसे ले लिए जी 9% डिवेंचर से 10 लाख रुपए। कंपनी ने देखा कि 9% डिवेंचर को कितना पे करना होगा हर साल, 90,000 रुपए। ये तो निकाल ही रहे हमारे प्रॉफिट, चलो जी कूद पड़े हम पैसे लेने। बेटा, एक साल की अर्निंग, एक साल की सेल्स देखकर कूद पड़े। वट इफ कि अगले साल सेल्स 7 लाख हो जाए, अगर ये 7 लाख होंगी तो आपके प्रॉफिट 70,000 होंगे। अब क्या होगा, 90,000 का ब्याज देना है, दे पाओगे नहीं, कंपनी हो जाएगी बंद, सारे हौसले पस्त। बेटा ये गलती कभी नहीं कर सकते। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है दैट योर अर्निंग पोटेंशियल विल गॉन अप इन अ सेम रेशियो, जैसे अभी तक मेरे अर्निंग पोटेंशियल चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे कंटिन्यूस, अगर ये पूरा कॉन्फिडेंट हो तभी डिवेंचर से पैसा लेना, वरना गलती ना खा जाना बिल्कुल भी। गलती से अर्निंग्स फ्लक्चुएट हो गई ना, डिवेंचर का इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा, और वो दिया नहीं गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। बेटा समझ में आया। डिवेंचर कब सुटेबल है इशू करना, जब आपकी अर्निंग्स, आपकी सेल्स स्टेबल हो चुकी हो। अच्छा, ये किस किस एंगल से मेरिट आई, कोई एंगल है ये मेरिट है। अब ये भी समझ लो बेटा, ये सेम पॉइंट डी मेरिट में भी लिखा गया है, और मैं इसको कभी भी मेरिट में लिखूंगा नहीं, डी मेरिट में ही लिखूंगा। और डी मेरिट है फर्स्ट वन, पढ़ना चाहिए। As fixed as instrument, debenture put a permanent burden on the earning of company. There is greater risk when earning of the company fluctuates. कह रहा डिवेंचर परमानेंट बर्डन है आपकी अर्निंग के ऊपर। भैया एक बार डिवेंचर से पैसे ले लिए, बस सालों साल ब्याज दिए चले जाओ, परमानेंट बर्डन डालते हैं। कहता है देयर इज ग्रेटर रिस्क व्हेन अर्निंग ऑफ द कंपनी फ्लक्चुएट। रिस्क तब आता है जब अर्निंग फ्लक्चुएट करती है, आता है वो मैंने दिखा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई है ये लिमिटेशन। मेरिट में तो नहीं लिखोगे इसको। चलो ठीक। अब बेटा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, ये सबसे ज्यादा मेरे इंटरेस्ट के पॉइंट है। ठीक है जी, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं पॉइंट। ठीक है जी, आराम से समझना जरा। पहले फोर्थ पॉइंट में पढ़ देता हूं, ऑल्दो समझ कुछ नहीं आएगा, ये तो मैं अपने मन की तसल्ली के लिए पढ़ रहा हूं। कहता है एज डिबेंचर डो नॉट कैरी वोटिंग राइट, financing through debenture does not dilutes control of equity shareholder on management। ठीक है जी, आओ जी समझते हैं प्यारे बच्चों। मान लो बात करते हैं, आओ जी बात करते हैं तीन दोस्तों की। ठीक है जी। बेटा मान लो एक कंपनी के पास ना टोटल 1 लाख शेयर है, और उस 1 लाख शेयर में, 1 लाख शेयर 10-10 रुपए वाले हैं सारे, इनमें से 30,000 शेयर एक पर्सन रौनक के पास है, 30,000 शेयर केशव के पास है, और 40,000 शेयर हर्षित के पास है। ठीक है जी। बेटा 1 लाख में से 30,000 शेयर होना यानी कि 30% कंट्रोल। सेम वे, अगर 1 लाख में से
30,000 शेयर केशव के पास है, यानी कि 30% कंट्रोल आपके भी पास है, और 40,000 शेयर है आउट ऑफ टोटल 1 लाख, 40% कंट्रोल आपके पास है। याद आएगी पिछली वाली बात, याद आएगी जिसने पिछली बार ढंग से सुनी होगी, लेकिन 2-4 मिनट लगेंगे, आराम से सुनते जाए। बेटा मैं कहता हूं ये दोनों ना बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं तो मिलाकर कंट्रोल कितना, 60%। 60% कंट्रोल हो किसी कंपनी में, पूरी जिंदगी जरूरत है इनको अर्षित की। भाई मेजॉरिटी आपके फेवर में प्रिवेल करती है, मेजॉरिटी 51% से ज्यादा शेयर आपके पास है। सर हमारे पूरा इंडिया डेमोक्रेसी पे डिपेंडेंट है, मेजॉरिटी अगर आपके फेवर में हो, बाकी चाहे 49% ना भी हो, क्या कोई फर्क पड़ता है? मैं कहूँ आज एमपी के इलेक्शन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और कोई कैंडिडेट को 51% वोट मिल जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है दूसरे को 49% मिल के? जीत आप गए, पार्लियामेंट में आप पहुंचे, चाहे पूरी जिंदगी बैठ के वो रोता रहे मेरे पास 49% थे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ये सारे डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी इनके पास है, इनको किसकी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बेटा कहानी चेंज हो रही है, थोड़ी सी सुनना और समझना आराम से। मैं इक्विटी शेयर का भी रोल लाऊंगा, उसकी मेरिट डिमेरिट भी यहीं दिखा दूंगा। बेटा अब कंपनी को ना जरूरत पड़ती है एडिशनल 10 लाख रुपए की, बहुत इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई है, अभी चाहिए वैसे 10 लाख रुपए, ठीक है। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो 10 लाख रुपए डिवेंचर से ले ले या इक्विटी से ले ले, दो ही ऑप्शन है। मैं कहता हूं मान लो हमने इक्विटी से लिए तो क्या हुआ, हमने 1 लाख शेयर इशू कर दिए, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर दिए एट द रेट 10 ईच, 10 रुपए वाले सारे इशू कर दिए, ठीक है। रौनक और केशव इन शेयर्स को नहीं खरीद पाए, फंड की शॉर्टेज थी, सारे के सारे शेयर हर्षित ने खरीद लिए। सिचुएशन क्या होगी ये समझ। बेटा रौनक के पास अभी भी कितने शेयर है, 30,000, केशव के पास 30,000, हर्षित के पास 1,40,000 आउट ऑफ टोटल 2 लाख, यानी कि अब 30,000 शेयर है 2 लाख में से, मतलब 15% आपके पास, 30,000 आपके पास है 15%, और 1,40 आपके पास है 2 लाख में से 70%। सर ये दिखाई दे रहा है क्या हो गया? अब कौन रूल करेगा कंपनी को ये बता दो। हर्षित, मेजॉरिटी उसके पाले में शिफ्ट हो गई, ये हुआ क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ? बेटा इक्विटी शेयर्स की टेल है कंट्रोल, इक्विटी शेयर की पूंछ है कंट्रोल, जहां जहां इक्विटी शेयर वहां वहां कंट्रोल भागता चला जाता है कंट्रोल। इक्विटी शेयर की बिगेस्ट लिमिटेशन है ये, क्या है लिमिटेशन, मैं बोल रहा हूं आराम से सुनना। बेटा इक्विटी शेयर कंट्रोल डाइल्यूट करके रख देते हैं, कहां कंट्रोल आपका था और कहां कंट्रोल डाइल्यूट हो गया, किसी और पर्सन का कंट्रोल आ गया। दिखाई दे रहा है? मैं एक लाइन बोला करता था अगर आपको याद हो, अभी मैं दूसरी लाइन नहीं बोलूंगा। A company may afraid of takeover would prefer debt over equity, ये लाइन बोला करता था। अब बताता हूं मैं इसका मतलब क्या है, आराम से पहले सामने देखते हैं। बेटा मैं ना इसको ना नाम सही कर देता हूं, उससे थोड़ा ज्यादा समझ। ये नाम रौनक केशव नहीं है, ये नाम है मुकेश अंबानी फॉर रिलायंस, और ये बेटा पूरा इंडिया है और पूरी दुनिया है इंडिया का। 60% कंट्रोल है मुकेश अंबानी का रिलायंस के ऊपर, 40% कंट्रोल है पूरी दुनिया के पास, और वो 60% अकेला लेकर बैठा है राजा। पूरी कंपनी अपनी मर्जी से चलाता है, पूरी कंपनी में अपनी मर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है, अपनी मर्जी से रिटायर करता है, सब कुछ अपनी मर्जी का। देखा ना अनंत अंबानी को एक नया प्रोजेक्ट, आकाश अंबानी को एक नया प्रोजेक्ट, ठीक है जी, जियो 4G चलाने वाली उनकी बेटी ईशा अंबानी थी, उसको उसका डायरेक्टर बना दिया, ठीक है जी। किसी नए नए वर्टिकल लाते रहते हैं, जियो फाइनेंशियल करके कंपनी बनाई इन्होंने, ठीक है जी, वो आकाश अंबानी को दे दी, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, जो चाहे वो कर रहे हैं, किसी के मजाल ही नहीं कुछ कर दे, मेजॉरिटी है उनके। लेकिन ध्यान रख लेना रिलायंस को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है, जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, वो पता है क्या कहते हैं,
क्योंकि वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, डिसीजन उन्हीं का चलेगा। वो कहते हैं रेज योर फंड फ्रॉम डेट, एनी डेट। पैसा चाहिए किसी भी डेट से ले लो, इक्विटी नहीं इशू करना। हाँ ही नहीं करते, क्यों नहीं करते? हाँ, समझदार को इशारा काफी। गलती से मार्केट में इक्विटी इशू हो गई और किसी और ने खरीद ली तो उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। कोई चाहता है कंट्रोल कम हो? वो क्या कहते हैं, डेट से पैसा ले लो। डेट से पैसा लेने का फायदा क्या होता है? कंट्रोल डाइल्यूट होता ही नहीं। चाहे डिवेंचर से पैसा लो, चाहे बैंक लोन से पैसा लो, चाहे कमर्शियल पेपर से पैसा लो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लो, ये सब डेट है मेरी नजर में। कल भी बोला था, डेट मतलब कर्जा। डेट मतलब डिवेंचर का शॉर्टकट नहीं, डेट मतलब कर्जा। किसी कर्जे से पैसा ले लो, वो कहते हैं क्यों? कर्जे के पास कंट्रोल नहीं होता, कर्जे के पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर के पास है, कंट्रोल सिर्फ उनके पास है। अब किसी भी कर्जे से पैसा लेते हैं और उनका कंट्रोल कभी हिलता ही नहीं। रिलायंस के ऊपर करते करते कर्जा बहुत सारा है, 2-3 लाख करोड़ का कर्जा है, पर उन्हें कोई फर्क ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है? उन्हें फिर भी नया कर्जा मिल जाता है, इतनी कंपनी की वर्थ है। समझ में आती है बात क्या? बेटा, डेट के पास ना ऐसे 4 फायदे हैं जो सपने में भी नहीं सोच सकते इक्विटी शेयर वाले। मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था, मैं 11th से हमेशा ये क्वेश्चन करता हूँ जब भी बच्चा 11th में आता है, कि आपको अच्छा क्या लगता है, अपना पैसा होना, दूसरे का पैसा होना, मतलब इक्विटी शेयर या डिवेंचर? एक एक बच्चा सुर और ताल में बोलता है इक्विटी शेयर। पर मैं आपको बता देता हूँ, डेट से अच्छा, लोन से अच्छा, कर्जे से अच्छा कुछ नहीं होता कंपनी। A little loan is a very dangerous thing। पापा को जाके आज ये मत कर देना कर्जा ले लो, बहुत अच्छा होता है। कंपनी में अच्छा होता है, सोलो राइडरशिप में नहीं। कंपनी में बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि डेट में ऐसे 4 फायदे हैं जो इक्विटी वाले जन्मों जन्मों तक नहीं सोच सकते। बेटा, एक फायदा 12th के लिए पेंडिंग रहेगा, बहुत लंबा होता है। 3 बताऊंगा, पिछली बार भी बताए थे। पहला फायदा, डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा कम होती है। मेरी टेबल याद रखो, डिबेंचर में फ्लोटेशन कॉस्ट में लिखा था लो, इक्विटी में लिखा है हाईएस्ट। डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है। दूसरी फायदा ये, डेट कभी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, आपका कंट्रोल नहीं छीनेगा कभी भी। यही सोचो, हमने इक्विटी शेयर इशू ना किए होते, करे ना होते इक्विटी शेयर इशू, 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए। डिवेंचर इशू करने से कंट्रोल पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी राज करते रहेंगे दोनों कंपनी के ऊपर, कभी हाई ना करो। अ कंपनी में अफ्रेड ऑफ टेक ओवर, जिन कंपनियों को डर लगता है कि कोई और टेक ओवर ना करके ले जाए। अब इस कंपनी में मान लो रौनक और इसको डर लग रहा है कि कोई और टेक ओवर ना करके ले जाए, दे वुड प्रेफर डेट ओवर इक्विटी। हमेशा प्रेफर करो डेट को ओवर इक्विटी। इक्विटी से पहले प्रेफरेंस हमेशा डेट को दो, कभी कंट्रोल नहीं चलेगा तुम्हारा। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है बात को, दोबारा से याद आ गया होगा, फिर सब कुछ फ्रेश हो गया। डेट में ऐसे 3 फायदे हैं जो मुझे 11th क्लास में बताने, पहला बता दिया फ्लोटेशन कॉस्ट कम, दूसरा बता दिया कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, तीसरा भी आज का ही मुद्दा है। आओ जी, फटाफट से पहले मेरे को ये 4th पॉइंट कंफर्म कर दो पढ़कर। सिंपल, जितना मैंने बताया उसके सामने तो ये 10 पैसे भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब आओ जी, बचे हुए 15 मिनट मुझे सिर्फ इसी पॉइंट पे खर्च करने हैं। 5th पॉइंट पढ़ते हैं। कहते हैं फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, एज द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल। ओ भैया, क्या लिख गया है भारी भरकम। आओ जी, बेटा मैं ना आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ डेट को, यानी कि डिबेंचर को। मेरा मतलब तो किसी भी डेट से, ठीक है? फिलहाल डिवेंचर की मेरिट पढ़ रहा हूं तो डिवेंचर से समझ लो। डिवेंचर और प्रेफरेंस को कंपेयर करके दिखा रहा हूं जी। सामने देखते रहना पुत्र जी, बहुत काम की बात होगी। लो पुत्र,
मैंने ना बेटा दो सिचुएशन ली है और कोशिश करी है इन दोनों सिचुएशन को बिल्कुल बराबर रखने की, बिल्कुल बराबर रखने की। मैंने एक सिचुएशन में डिवेंचर से पैसे लिए 10 लाख, दूसरे सिचुएशन में प्रेफरेंस से पैसे लिए लेकिन पैसे 10 ही लाख लिए। डिवेंचर की कॉस्ट ली 10% इंटरेस्ट, प्रेफरेंस की कॉस्ट भी 10 ही परसेंट ली, पर यहाँ इंटरेस्ट नहीं प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, पर 10 लाख लिए, कॉस्ट भी 10% ठीक है जी। टैक्स लगेगा तो 30% लगेगा, टैक्स लगेगा तो 30% लगेगा। ईबीआईटी 4 लाख है, ईबीआईटी 4 लाख है। ईबीआईटी क्या है अभी पता लग जाता है। आपको दिख रहा दोनों सिचुएशन बिल्कुल बराबर। आओ जी मैं कुछ कैलकुलेट करता हूँ आपके साथ साथ, ठीक है जी। आप और हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली सिचुएशन जहां हमने डिवेंचर से पैसे लिए और दूसरी सिचुएशन जहां हमने प्रेफरेंस से पैसे लिए। बेटा ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। कितनी अर्निंग्स कमाई है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट टैक्सेस देने से पहले, ठीक है जी। कितनी कमाई है दोनों सिचुएशन में? 4 लाख। सब कुछ बराबर, सब कुछ। आओ जी माइनस करो इंटरेस्ट। मैं बेटा वही सीक्वेंस यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको आज तक पढ़ाया। सबसे पहले क्या पे होता है डिवेंचर या बैंक लोन का? इंटरेस्ट। 10 लाख रुपए लिए डिवेंचर से 10% पे, यानी कि ब्याज 1 लाख, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए की ब्याज देती। आओ जी प्रेफरेंस में ब्याज जाती नहीं। अब जो कैलकुलेट होकर आएगा इसे बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ठीक है जी। पिछली बार याद है अच्छे से याद करा था, एक दिन लगा था ये चीज समझाने में। अर्निंग बिफोर टैक्सेस 3 लाख, यहाँ 4 लाख, माइनस करो टैक्सेस। कितने टैक्सेस? 30%। इसका 30% 90,000, इसका 30% 1,20,000। ये आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। 210 माइनस 280 माइनस कराओ जी प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ डिवेंचर से पैसा लिया तो प्रेफरेंस से तो कुछ भी नहीं लिया। यहाँ 10 लाख रुपए लिए 10% प्रेफरेंस से, तो जो डिविडेंड देना है वो कितना देना है पुत्र जी? 1 लाख रुपए। अर्निंग फॉर द इक्विटी कितना? 2,10,000, 180। सुनो जी एक बार बेटा ये बोल देते हैं अच्छे से ताकि याद रहे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग फॉर द इक्विटी, ठीक है। एक बार बोलोगे साथ साथ बोलना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस अर्निंग बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग फॉर द इक्विटी। अब एक बात बताऊं, सब कुछ बिल्कुल बराबर रखने के बाद भी अर्निंग जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बची वो बराबर नहीं बची। सब कुछ बराबर है। आप बताओ क्या दिक्कत है, क्या बराबर नहीं लिया? 10 लाख चाहिए थे, 10 लाख चाहिए थे, 10% पे 10% पे, टैक्स टैक्स, ईवीआईटी ईवीआईटी लो, सब बराबर है। बस सोर्स ऑफ फाइनेंस चेंज है, एक जगह पे डिवेंचर से पैसा, एक जगह पे प्रेफरेंस है, बाकी तो सब कुछ बराबर है। कई दिनों तक दिमाग इसको हजम नहीं कर पाता, कई दिनों तक, लेकिन समझते हैं हम ढंग से। बेटा सब कुछ बराबर रखने के बाद भी जो अर्निंग इक्विटी शेयर के लिए बची वो बराबर नहीं बची। ऐसा क्या दिक्कत रही कि बराबर नहीं बची? वो दिक्कत क्या है बेटा? वो है, देखो 30,000 रुपए आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं डिवेंचर में, इसके कंपैरिजन 30,000 रुपए जाते हैं पूरे। आपको पता है 30 के 30,000 रुपए का फर्क का है टैक्स में, कि डिवेंचर में 30,000 रुपए आपने टैक्स कम दिया है प्रेफरेंस के कंपैरिजन। यहाँ आपने 90 दिया, यहाँ 21 दिया, यही 30,000 बचे। और ये पता है क्यों हुआ? मैं आपको बता दूं बेटा, किसी भी डेट का इंटरेस्ट, किसी भी डेट का, नॉट सिर्फ डिवेंचर का, किसी भी डेट का इंटरेस्ट एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमेशा टैक्स से पहले माइनस होगा। सीक्वेंस क्या है? डेट या बैंक लोन का इंटरेस्ट
देन गवर्नमेंट के टैक्सेस। हमेशा बेटा टैक्सेस से पहले एक ही खर्चा माइनस हो सकता है, इंटरेस्ट। अब देखते ना, आराम से सुनना मेरा ये एनालिसिस। अब बेटा आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया टैक्स से पहले, आपकी अर्निंग कम हो गई। इस अर्निंग के कंपैरिजन में देखो आपकी अर्निंग कम होगी कि नहीं होगी? यहाँ 4 लाख है, यहाँ 3 लाख, कम हो गई। आपकी अर्निंग कम तो टैक्सेस भी कम, क्योंकि टैक्सेस अर्निंग पे लग रहे। यहाँ टैक्सेस 90, यहाँ 120, टैक्सेस भी कम। Thus your overall earning rises। इसी वजह से आपकी ओवरऑल अर्निंग बढ़ जाती है। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, सुनना। यहाँ 1 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट दिया, लेकिन यहाँ 1 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। दोनों खर्चे बिल्कुल बराबर। फर्क क्या है? फर्क इसमें है कि टैक्स से पहले माइनस होता है इंटरेस्ट और ये टैक्स के बाद होता है। टैक्स के पहले माइनस होने से क्या फायदा होता है? आपकी अर्निंग कम हो जाती है, इसलिए टैक्सेस भी कम हो जाते हैं। यहाँ अर्निंग ज्यादा ही रहती है, इसमें टैक्सेस भी ज्यादा रहते हैं। बाकी किसी बात का फर्क नहीं है। यानी कि डेट का इंटरेस्ट एक ऐसा एक्सपेंस है जो टैक्स सेव करा कर देता है। ईमानदारी की बात बताऊं आपको, और आगे की बात है वैसे ही कि डिवेंचर दिख तो रहा है ना 10% डिवेंचर, ये सच में 7% डिवेंचर दिखेगा आपको 10 ही। ये 12th का कंसेप्ट है, लेकिन मैं चलो बोल देता हूँ। बेटा कितनी कॉस्ट दिखाई दे रही है? 10% डिवेंचर की कॉस्ट 10 दिख रही है। 10 into 1 माइनस टैक्स रेट, 10 into 1 माइनस टैक्स रेट। बेटा 10 into 0.70 यानी कि 7%। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको को 7% आ रही है, यानी कि 70,000 ही लग रहे हैं आपके। तो क्यों? क्योंकि देखो आपने दिए हैं 1 लाख, लेकिन 30,000 रुपए आपने टैक्स में बचा लिए। अगर मैंने 1 लाख दिए और 30,000 रुपए टैक्स में सेव कर लिए, तो मैंने प्रैक्टिकली दिए तो 70,000 ही। 70,000 दिए 10 लाख रुपए के डिवेंचर पर, यानी कि मेरी कॉस्ट कितनी आई? 7 ही तो परसेंट आई। डिवेंचर का इंटरेस्ट टैक्स सेव कराता है। ये डेट की तीसरी एडवांटेज है, इक्विटी वाले जन्मों जन्मों तक नहीं सोच सकते। फ्लोटेशन कॉस्ट कम, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, टैक्स सेव कराता। 3 फायदे। अब बेटा इसी भाषा को ना और टेक्निकल करके इन्होंने लिखा, कहता है फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल एज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिवेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल। कहता है डिवेंचर से पैसा लेना हमेशा सस्ता पड़ता है प्रेफरेंस और इक्विटी से पैसे लेने से, क्योंकि जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो टैक्स सेव करा कर देता है। 3 फायदे याद रख लेना बाबू, 12th में ये लेकर जाने अपने साथ, ठीक है जी। और आप घबराओ नहीं, जब आओगे ना जिस दिन पहले दिन 12th में, आप जब मर्जी वेरीफाई कर लेना। आपके जैसे 20 और यहाँ बैठे होंगे जो मेरे पास 11 नहीं पढ़े होंगे, उनको इन दोनों में से किसी भी पॉइंट का मतलब नहीं पता होगा, किसी भी पॉइंट का। मार्क माय वर्ड्स, जहां भी पढ़ के आए पूरे शहर में। क्लियर है जी बात? ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट कम, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, टैक्स सेव करा कर देता है। ठीक है, आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।